नमस्कार। 24 नवंबर 2025 की तारीख है और आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प और अहम खबरों पर एक नज़र डालने वाले हैं। तो आज हम कहाँ चलेंगे? हम बात करेंगे भविष्य को बदलने वाली टेक्नोलॉजी की, फिर खेल के मैदान पर मिली कुछ ऐतिहासिक जीतों की, देश की सुरक्षा में आत्मनिर्भरता की, और हाँ, अर्थव्यवस्था में जो बड़े बदलाव हो रहे हैं उन पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं टेक्नोलॉजी के साथ। तो हमारी पहली कहानी हमें साइंस और इंजीनियरिंग के एक ऐसे कमाल तक ले जाती है। एक कहानी है गहरे समंदर की और दूसरी है हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर यानी सूरज की। जरा सोचिए, एक ऐसा तैरता हुआ द्वीप जो ना सिर्फ एक छोटे मोटे शहर जितना बड़ा हो बल्कि एक न्यूक्लियर अटैक भी झेल सके। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर चीन असल में कुछ ऐसा ही बनाने की तैयारी में है। ये इंजीनियरिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है। और देखिए, ये कोई मामूली जहाज तो है नहीं। हम बात कर रहे हैं 78,000 टन के एक भीमकाय तैरते हुए प्लेटफॉर्म की। इसे बनाया जा रहा है गहरे समंदर में रिसर्च करने के लिए। मतलब एक ऐसा सेंटर जो भयंकर से भयंकर तूफान और पानी के जबरदस्त दबाव जैसी मुश्किल से मुश्किल हालात को भी आसानी से झेल सके। अब इस प्रोजेक्ट का जो स्केल है वो तो सच में हैरान करने वाला है। देखिए, ये 138 मीटर लंबा और 85 मीटर चौड़ा होगा और इसमें 238 लोग बिना किसी बाहरी मदद के पूरे 4 महीने तक रह सकते हैं। लेकिन सबसे कमाल की बात क्या है? इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये परमाणु धमाके और बड़े बड़े तूफानों को भी झेल जाए। टारगेट है इसे 2028 तक पूरा करने का। तो ये सिर्फ एक रिसर्च स्टेशन नहीं है, बल्कि गहरे समुद्र में छिपे संसाधनों को खोजने और जियोपॉलिटिक्स में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक चाल भी है। तो एक तरफ चीन भविष्य के लिए समंदर की गहराइयों में जा रहा है और दूसरी तरफ वैज्ञानिक हमारी टेक्नोलॉजी को बचाने के लिए अतीत के पन्ने पलट रहे हैं, खासकर सूरज से जो खतरे आ सकते हैं उनसे निपटने के लिए। तमिलनाडु में एक जगह है कोडाईकनाल। यहाँ की सोलर ऑब्जर्वेटरी 1899 से सूरज पर नजर रखे हुए है। 1909 में यहीं पर एवरशेड इफेक्ट की खोज हुई थी, जो सनस्पॉट्स में गैस के बहाव से जुड़ा एक बहुत ही जरूरी सोलर फिनोमेनन है। अब सोचिए, 100 साल से भी ज्यादा पुराना ये डेटा आज हमारे लिए कितना कीमती है। साइंटिस्ट इसी डेटा का इस्तेमाल सोलर तूफानों की भविष्यवाणी के लिए कर रहे हैं। वो तूफान जो हमारी जीपीएस, सैटेलाइट्स और यहाँ तक कि पावर ग्रिड को भी ठप कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे अतीत का ज्ञान भविष्य की टेक्नोलॉजी को बचा सकता है। चलिए, अब टेक्नोलॉजी की दुनिया से सीधे चलते हैं स्पोर्ट्स अरीना में। यहाँ एक तरफ एक लेजेंड को सलाम किया जा रहा है तो दूसरी तरफ एक देश जीत का नया इतिहास रच रहा है। टेनिस के बादशाहों में से एक रॉजर फेडरर, उन्हें खेल का सबसे बड़ा सम्मान मिलने वाला है। 2022 में उन्होंने रैकेट तो रख दिया था, लेकिन अब 2026 में उन्हें इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा। ये उनके शानदार करियर और उनकी विरासत पर एक पक्की मोहर है। उनके 20 ग्रैंड स्लैम खिताब ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उनकी काबिलियत की कहानी कहते हैं। विंबलडन के ग्रास कोर्ट पर 8 खिताब, ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन के हार्ड कोर्ट्स पर कुल मिलाकर 11 खिताब और फ्रेंच ओपन के उस मुश्किल क्ले कोर्ट पर भी 1 खिताब जीतना, ये दिखाता है कि वो हर सतह के चैंपियन थे और यही बात उन्हें सबसे अलग, एक अलग ही लीग में खड़ा करती है। तो टेनिस कोर्ट से अब सीधा चलते हैं बॉक्सिंग रिंग में। यहाँ भारत ने 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स में कमाल का प्रदर्शन किया है। कुल 20 मेडल अपने नाम किए हैं, और वो भी नई दिल्ली में अपने घरेलू दर्शकों के सामने। और ये जीत पता है क्यों खास है? क्योंकि ये इस टूर्नामेंट का सबसे पहला एडिशन था और भारत ने 20 मेडल्स के साथ मेडल टैली में टॉप किया, जिसमें 9 तो गोल्ड मेडल थे। हमारे मुक्केबाजों ने उज़्बेकिस्तान और इंग्लैंड जैसे पावर हाउस देशों को भी पीछे छोड़ दिया। ये साफ दिखाता है कि इंडियन बॉक्सिंग का दबदबा अब दुनिया में बढ़ रहा है। तो खेल के मैदान पर परचम लहराने के बाद अब बात करते हैं देश की सुरक्षा की। यहाँ भी भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बड़े बड़े कदम उठा रहा है। एक बिल्कुल नई तरह की यूनिफॉर्म से लेकर रिकॉर्ड तोड़ डिफेंस एक्सपोर्ट तक। आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझनी जरूरी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी आईपी राइट्स। आसान भाषा में कहें तो ये एक कानूनी सुरक्षा है जो किसी के बनाए हुए नए डिजाइन या आविष्कार को कॉपी होने से बचाती है।
और ये कॉन्सेप्ट इंडियन आर्मी के एक नए इनोवेशन के बिल्कुल सेंटर में है। इंडियन आर्मी की ये जो नई कॉम्बैट यूनिफॉर्म है, ये सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। निफ्ट ने इसे डिज़ाइन किया है और इसमें 3 लेयर्स हैं। सबसे बाहर वाली लेयर पर डिजिटल कैमोफ्लाज प्रिंट है, जो छिपने में मदद करता है। बीच की लेयर हल्के मटेरियल की है ताकि हवा आ जा सके और आराम रहे, और सबसे अंदर वाली थर्मल लेयर तापमान को कंट्रोल करती है। अब सेना को इसकी यूनिक पैटर्न पर आईपी राइट्स मिल गए हैं, मतलब कोई और इसे कॉपी नहीं कर सकता। इससे हमारे सैनिकों की सुरक्षा भी बढ़ेगी और उनकी पहचान भी अलग बनी रहेगी। और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट अब तक के अपने सबसे ऊंचे लेवल पर पहुंच गया है। ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक जबरदस्त छलांग है। आंकड़ा देखिए, 23,622 करोड़ रुपए। ये पिछले साल के मुकाबले 12.4% ज्यादा है। ये मेक इन इंडिया पहल की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे पता चलता है कि भारत अब सिर्फ रक्षा सामान खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा एक्सपोर्टर भी बनता जा रहा है। और अब चलते हैं अपनी आज की आखिरी मंजिल पर, इकोनॉमी और गवर्नेंस। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म व्यापार को ताकत दे रहा है और कुछ अहम पदों पर हुई नियुक्तियां देश को नई दिशा दे रही हैं। तो बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, TIA यानी ट्रेड इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स। ये पोर्टल भारतीय एक्सपोर्टर्स को देश और दुनिया के ट्रेड से जुड़ा सारा जरूरी डेटा एक ही जगह पर देगा। इससे उन्हें सही मार्केट चुनने में मदद मिलेगी, वो बेहतर फैसले ले पाएंगे और दुनिया भर में ज्यादा मजबूती से मुकाबला कर पाएंगे। गवर्नेंस में भी कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। सुनील पालीवाल जी को इंडियन इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी का नया चेयरमैन बनाया गया है। ये देश में वाटरवेज ट्रांसपोर्ट के विकास के लिए एक बहुत अहम पद है। वहीं संदीप प्रधान जी को सेबी का फुल टाइम मेंबर नियुक्त किया गया है, जो भारत के विशाल फाइनेंशियल मार्केट्स को रेगुलेट करने वाली संस्था है। तो आज हमने क्या क्या देखा? भविष्य की टेक्नोलॉजी में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, स्पोर्ट्स में शानदार जीत, राष्ट्रीय सुरक्षा में आत्मनिर्भर भारत का बढ़ता कदम और इकोनॉमी में व्यापार को आसान बनाने वाले नए डिजिटल टूल्स। ये सारी कहानियां मिलकर एक बड़े बदलाव की तस्वीर दिखाती है। रक्षा निर्यात में 12% से ज्यादा की ग्रोथ और 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा लक्ष्य, ये आत्मनिर्भरता की कहानी को और मजबूत करता है और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ता है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल लीडर बनने के लिए भारत को अगला कदम क्या उठाना होगा? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।